Hello, Jai Hind students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? क्या मैं प्रॉपरली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे जो कि है डाइवर्सिटी का पार्ट 2। डाइवर्सिटी पार्ट 1 में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है अगर, तो आप मुझे बताइए, उसको पहले रिजॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद एवरीवन। आवाज, वीडियो सब क्लियर? ऑल गुड? ओके, हाँ जी। ओके ओके। अच्छा हाँ, एक और बात, डेंटल पॉइंट्स के ऊपर पहले शॉर्ट जा चुका था। अभी फिलहाल कल नॉकनीज का भी एक वीडियो गया है, नॉकनीज का एक शॉर्ट गया है, उसको देखा? उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि उससे खुद को चेक करना कि भैया नॉकनीज तुम्हें है कि नहीं है, और अगर है तो उसका क्या सोल्यूशन है। लड़कों के लिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लड़कियों का 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले ही अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर इससे कम है तो उसको कैसे सही करना है, कैसे उसको बताना है, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। देख लिया था ना? ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम का माइंड मैप बना लिया था, यानी कि हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इन सबको पढ़ लिया था। अब सबसे पहले मैं फटाफट से एक छोटा सा रैपिड फायर रखती हूँ जहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने कवर की है उनसे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तुम्हें ऐसे ही जवाब देना है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? तो शुरू किया जाए। ओके, लेट्स डू रैपिड फायर। देखते हैं डाइवर्सिटी में हम लोगों को अभी तक कितना समझ में आया था। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है कि बैक्टीरिया आपके कौन से किंगडम के अंदर आते हैं। उसके बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था? पहले तो ये दोनों चीजें बताइए। ये सब रिवाइज कर आए हैं, यस बोल रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया। बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को किसने दिया था? कार्ल वीज। थैंक यू। आर एच विटेकर मत बोलना, आर एच विटेकर ने हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 6 किंगडम हम लोगों को सर कार्ल वीज ने दिया था। उसके बाद में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो सर्वाइव करते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि ईस्ट जो है वो कौन से किंगडम के अंदर आता है, ये दोनों बताइए। बढ़िया। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन सर्वाइव करते हैं? थैंक यू, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारे आसपास हर जगह मिल रहे होते हैं। आर्की बैक्टीरिया हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। ईस्ट कौन से किंगडम में आता है? फंगस के अंदर आता है, यस। ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फिर भी उसको मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के किंगडम में रखा जाता है, इसलिए ये खास बात हो जाती है। उसके बाद में एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टाइम कहां देखने को मिले थे प्लांट्स में? एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ओके, यस, इट्स ब्रायोफाइटा, ठीक है। और वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टाइम? शाबाश, टेरिडोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा में लीव, स्टेम्स वगैरह सब कुछ आ गया था, इसीलिए खाना और पानी भी तो पहुंचाना है हर जगह, तो टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फेनेरोगैम्स के अंदर कौन कौन आता है? फेनेरोगैम्स के अंदर
कौन से दो फाइलम आते हैं? यस, जिनके पास में सीड्स मौजूद होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। शाबाश। यानी कि यहां तक हम लोगों की पकड़ में है टॉपिक। हाँ जी। तो प्लांट्स में एक एक करके फाइलम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइलम कौन सा था? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंदर कौन आते हैं? जिनके पास थाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ना उनके पास जड़ें हैं, ना रूट्स हैं, ना स्टेम्स है। ना जड़े हैं ना रूट्स बोल रही हूँ, ना जड़े हैं ना स्टेम्स है ना लीव्स है जिनके पास में। बात कर रहे हैं हम थैलोफाइटा की। तो इसमें सिंपल सी बात ये लिखी रहती है कि द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। या आरएसएल क्या है? रूट स्टेम और लीव्स इनमें है होंगे नहीं। एल्गी आती है, काई आती है इसके अंदर। ठीक है भैया। और ये कहाँ? काई तुमको ऐसे ही जमीन पे नहीं मिलेगी, काई हमेशा तुमको वाटर बॉडी में मिलेगी, यानी कि दीज आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हें पानी में ही मिलते हैं। ठीक है भैया। अब इस चीज को देखो, ये काई, क्या लगता है इसका क्या काम होगा? यूजुअली हम लोगों को लगता है कि भैया, हाँ माइंड मैप मैं बनाऊंगी प्रीति, डोंट वरी, आई विल मेक इट। तो जो एल्गी है, हमें लगता है कि हम जब भी नदी किनारे जाते हैं भैया, तब बस पैर फिसलाने का काम करती है। एक बार मैं गिरी थी, जो तो मैं गिरी थी भाई, सही बता रही हूँ। कॉलेज की एक ट्रिप गई थी हमारी, और वहां पे शूज भले ही कैसे भी हो, वो पत्थर था और उस पे पैर फिसला था, और जो मुझे घुटने में लगी थी भयानक। तो पैर फिसलाती है। लेकिन क्या इसके और भी कुछ काम है नेचर में? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम है एल्गी को, जो तुम अंडर एस्टिमेट तो भैया किसी को नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसको भी अंडर एस्टिमेट ही करना है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन? हम हमेशा स्कूल में पढ़ते हुए आए ना, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो ये फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन का मतलब होता है उसको खाने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में घर पे करेला आता है, तो करेले को खाने लायक फॉर्म में मम्मी कन्वर्ट करती हैं, तभी हम खा पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कच्चा करेला चबा रहे हैं। हम तुम में से कुछ प्रजातियां ऐसी होंगी जो बोलेंगी हम तो कच्चा करेला भी खा जाते हैं। तो मैं होमोसेपियंस की बात कर रही हूँ, है ना? तो मम्मी जब तक उसकी बढ़िया सी टेस्टी सी सब्जी नहीं बनाएंगे, मम्मी की याद आ गई, बताओ अभी। मैं 1-1.5 साल से घर नहीं गई यार। ओके। तो बात करते करते कहाँ ख्यालों में खो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे करेले की सब्जी बनाना, यानी कि खाने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसी प्रकार से नाइट्रोजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, उसको खाने लायक फॉर्म में, उसको प्लांट के यूज करने लायक फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के यूज करने लायक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है। तो वो काम कर रही होती है एल्गी। कैसे भैया? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे करिए? फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बन रहा है ना। बस यहाँ पे भी क्या कर रही है? ये भी तो प्लांट ही है, तो ये भी तो फोटोसिंथेसिस कर रही है। फोटोसिंथेसिस कर रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये खाने में कन्वर्ट कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवा रही है। कितना? इस धरती का आधा, 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ये करवा रही होती है। साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज कर रही होगी। अब ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, तो इसके आसपास में तो भैया बहुत सारी ऑक्सीजन है, और तुम्हें पता है AQI के चलते ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है भैया। एक ये हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। एक और अगर हम बात करें कि एक्वेटिक, यानी कि पानी में जो फूड साइकिल्स चल रही है, जैसे जमीन पे तो जो फूड साइकिल्स चल रही हैं वो हमें पता है, पानी के अंदर जो फूड साइकिल्स चल रही हैं उनमें ये प्लांट की तरह ही तो काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर जमीन की फूड साइकिल की बात करें, तो प्लांट को कोई खाएगा, वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, राइट? उसी प्रकार से पानी के अंदर भी तो प्लांट को कोई खाएगा, तो ये प्लांट की तरह ही तो है। यानी कि पानी के अंदर जो फूड साइकिल चल रही है उनमें यही तो है भैया मेजर प्रोड्यूसर्स। तो इनका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। चलो ये ठीक है। अब तुम ये सुनो कि एल्गी हमारे डायरेक्टली कैसे काम आती है। तो कुछ एल्गी ऐसे होती है जो हमारे खाने में काम आती है, कुछ लोग खाते हैं भैया उसको। अगर मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर एल्गी की बात बताऊं, स्पिरुलिना है, 250 किलो मीट और 250 ग्राम स्पिरुलिना सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन देते हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा। तो कुछ कुछ एल्गी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर न्यूट्रिशियस होती हैं बेटा, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगाशम, ये खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये सारी चीजें अभी मैं लिखवाऊंगी, ठीक है? उसके बाद में
और मैं बताऊं तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, अब एस्ट्रोनॉट्स पूरा का पूरा बक्सा भर के तो नहीं ले जा सकते कि भैया खाकरा थेपला फापड़ा सब ले जाएंगे, एलियंस नाम सुन के डर जाएंगे, तो इतना बड़ा बक्सा तो वो लेकर जा नहीं सकते, है ना। तो क्या लेकर जाते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल्स लेकर जाते हैं जिसमें एल्गी होती है, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ जो एल्गी है वो ज्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर देती है ना, इसलिए वो क्लोरेला एक एल्गी को लेकर जाते हैं। उसके बाद में एल्गी जेली बनाने का भी काम करती है, वही जो जेली हम लोग खाते हैं, जस्ट जेली, ये तो कुछ भी नहीं है, पहले आती थी जेली बढ़िया वाली, तो वैसी जेली बनाने का काम करती है। तो ये सारे काम हैं इसके, कितने बेहतरीन काम है इसके, तो एक एक करके इनको ही हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, एल्गी के बारे में। ऐसा करते एक माइंड मैप बनाए इसका। अब तुम बात ना करो माइंड मैप बनाते वक्त, इसलिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे यहाँ मुड़ी वैसे ही अरे और ये क्या, और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया, ये है मेरा नंबर, ये है ये ग्रुप, और ये और क्या चल रहा है, आज की ये वाली क्लास में क्या हुआ, उस वाली क्लास में क्या हुआ, बतियाते तो ऐसे हैं जैसे बस खुले सांड की तरह छूट जाते हैं। तो अब ये माइंड मैप बनाते जाओ, हर एक फाइलम का हम लोग छोटा छोटा माइंड मैप बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है थैलोफाइटा। नो रूट स्टेम लीव्स, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे। उसके बाद में और क्या था, इसके अंदर आ जाती है एल्गी, और एल्गी कैसे होती है, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, यानी कि सिर्फ तुम्हें पानी में ही देखने को मिलेंगी। क्लास की क्लास में याद करते जाओ बच्चे, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, इतना ठीक है। अब एल्गी जरूरी क्यों है हमारे लिए, मोर देन 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रही है, सबसे पहला पॉइंटर ये हो गया। उसके बाद में और क्या काम थे इसके, ऑक्सीजन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही है तो उसके आसपास में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद होगी। उसके बाद में अगला पॉइंटर आ जाता है कि बेसिस ऑफ, बेसिस यानी कि नींव रखती है ये एक्वेटिक फूड साइकिल की, पानी में जो पूरी फूड साइकिल चल रही है उसकी नींव रखती है, प्रोड्यूसर है वहां पे, बेसिस ऑफ एक्वेटिक फूड साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रही हूं, बस बेटा एल्गी में ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बाद में जाकर इतने एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखने जरूरी है। सबसे पहले स्पेस ट्रैवलर्स जिस एल्गी को लेकर जाते हैं, क्योंकि थोड़े से ही अमाउंट में ज्यादा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो है क्लोरेला, ठीक है। इसके बाद में एक ऐसी होती है जो जेली बनाने का काम करती है, जेली किससे बनती है, अगार, अगार से बनती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेली, ब्रैकेट में लिख देती हूँ अगार। अगार एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे जेली बनती है, और अगार किससे मिल रहा है, दो पर्टिकुलर एल्गी से मिलेगा, जेलीडियम, जेली से जेलीडियम, ऐसे याद रखना, ठीक है। और जी से ही आ जाएगा ग्रेसिलेरिया, तो याद रखना आसान हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम, ये दोनों जेली बना रहे हैं, ओके। इसके बाद में यूज्ड एज अ फूड, फूड की तरह किसको इस्तेमाल किया जाता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी याद हुआ, तुम्हें भी याद हो जाएगा, जस्ट द की इज रिविजन। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगाशम, ये सारे नाम स्लाइड में भी लिखे हुए हैं, अगर यहां से कोई स्पेलिंग समझ में ना आए तो वहां से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में एक आखिरी जो चीज बच जाती है वो है कि कुछ कुछ एल्गी हाइड्रोकोलोइड की तरह काम करती है। हाइड्रोकोलोइड का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से मेरे घर, मेरी मम्मी तक अगर मुझे कुछ सामान पहुंचवाना है जो कि ऐसा सामान है जिसको मॉइस्चर में रखना जरूरी है, नहीं तो वो सूख जाएगा, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि पानी भर दूं किसी डब्बे में और उसमें वो चीज डाल के भेज दूं, तो वो इतना फीजिबल नहीं होगा ना इतना दूर तक पहुंचाना। तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी एल्गी जो पानी को होल्ड कर कर रखती है, अगर उस एल्गी को मैं उस पर्टिकुलर चीज के अराउंड रैप कर दूंगी तो वो चीज मॉइस्चर भरी हुई ही पहुंचेगी, उसको फिर पानी में डालकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी पर्टिकुलर चीजों को बोला जाता है हाइड्रोकोलोइड्स, जो कि पानी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे कि उसमें कोई भी चीज आप ट्रांसफर करवाने में मदद कर सको। ये ओवरऑल द वर्ल्ड इस्तेमाल होती है, हाइड्रो
कोलॉइड्स की तरह कुछ इस्तेमाल होती हैं एल्गीज, जैसे कि एल्जिन, कैरागीन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थैलोफाइटा के बारे में। सिर्फ यही है जो बड़ा माइंड मैप बनेगा, बाकी सारे छोटे बनेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके। स्पायरोगायरा के बारे में नाम तो सुना ही होगा, 2 जगह हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। एक तो एंटोन ल्यूवेनहॉक 1674 लिविंग सेल की डिस्कवरी तालाब के सेल्स में स्पायरोगायरा के थ्रू हुई थी, है ना। और कहां पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में हाइड्रा, स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया, ये 3 एग्जाम्पल्स थे। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, कारा। मेरे साथ साथ दोहराओ, देख देख कर दोहराओ। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, कारा। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, कारा। 4 नाम आएंगे, आराम से तुम बता पाओगे। हमेशा से बोलती हूँ तुम्हारा एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारे नाम आंखों के सामने वो नाम आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर है। थैलोफाइटा क्लियर बच्चे। CO2 फिक्सेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऐसे फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है जिसको हम कंज्यूम कर सके, ठीक है। ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है ब्रायोफाइटा के बारे में। और ब्रायोफाइटा के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, चलो ये बताओ मुझे। तो इसका मैप में मैं पहले चीजें वो लिख लेती हूँ जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। बताओ भैया, क्या जानते हो ब्रायोफाइटा के बारे में। एम्फिबियंस के नाम से जाना जाता है। और नो रूट नहीं बोलेंगे इसमें, हम ये बोलेंगे कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स वैसे डेवलप नहीं हुए हैं। और इनको एम्फिबियन क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इतना हम लोगों को अभी इस चीज के बारे में पता है, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका यूज देख लें जरा। इस डायग्राम से ही समझते हैं, चलो वो मैं बाद में बताऊंगी। यहां पे देखो इस चीज को, ये एक मैट की तरह बिछा हुआ है यहां पे। इसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, मॉस। मैट की तरह बिछा हुआ है, मैट की तरह बिछा हुआ है, यानी कि ये सॉइल को पकड़ के रखता है। तो अगर इसने सोइल को पकड़ के रखा है, यानी कि ये सोइल इरोजन से बचा रहा है। बिल्कुल, सोइल इरोजन से बचाता है, सबसे पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस का ये आ जाता है कि इसको ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एरिया है जहां पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सालों बाद, लाइक बहुत साल का मतलब है हजारों सालों बाद, इस एरिया में कभी ना कभी जाकर तो बाद में पेड़ उगेंगे। पहले सारा एरिया कैसा था, पथरीला ही तो था, बाद में जाकर इसमें पेड़ उगे थे, राइट। तो अब क्या होता है कि ये पत्थर से पेड़ बने कैसे, पत्थर से पहले सोइल बनना जरूरी है, सोइल आ जाएगा एक बार तो ही पेड़ आएंगे भैया। तो पत्थर से सबसे पहले पत्थर पे कोई ऑर्गेनिजम्स तो आएंगे जो इसको तोड़कर सोइल बनाने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं मॉसेस और लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, और मॉसेस आ जाते हैं। अब ये सबसे पहले आ रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पायोनियर कम्युनिटी। सबसे पहले आ जाते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, पथरीले एरिया को ये तोड़ना चालू करते हैं सोइल बनाने के लिए, जिससे अल्टीमेटली हमारे पास में फिर पेड़ बनना चालू हो जाते हैं। एक ये काम हो गया, ठीक है। तो इनको ऐसा करते हैं, हम लिखते ही जाते हैं। सबसे पहला पॉइंटर, रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे आने शुरू होते हैं,
ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो आते हैं ना बेटा, उनको एक वर्ड दिया जाता है राइजोइड्स। ठीक है। उसके बाद में इनको एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में और क्या पॉइंटर्स है इंपॉर्टेंट, इसके यूजेस आ जाते हैं कि ये डेंस मैट्स बनाता है। डेंस मैट्स बनाने की वजह से सोइल इरोजन से मेरे हाथ धोने लग जाते हैं। प्रिवेंट्स फ्रॉम सोइल इरोजन। इससे पहले मैं अपर बॉडी वर्कआउट करके आई हूँ तो मेरे हाथ मूव करने से भी ऐसे मना कर रहे हैं, ऐसे 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 हो रहे हैं मेरे हाथ। प्रिवेंट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन ये हो गया। उसके बाद में ये पायनियर कम्युनिटी की तरह काम करते हैं, लाइकेंस के साथ मिलकर। पायनियर कम्युनिटी क्या होती है ये हम समझ चुके हैं। और उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे इसका एक और यूज है, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक प्रकार का ब्रायोफाइट होता है मेरे बच्चे। स्फैग्नम वो होता है जो पीट बनाता है। पीट का नाम सुना है? कोयले का एक प्रकार, कोल का एक टाइप पीट पड़ा होगा। पीट एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है और एज अ हाइड्रोकोलॉइड भी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोकोलॉइड का क्या मतलब है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो सारी चीजें हैं बच्चे ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर तुम्हें देखना हो तो वो स्लाइड्स में लिखी हुई है, नहीं तो तुम इसको लिखो तो ये ज्यादा बेटर होगा समझने में। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक तो मॉस और स्फेग्नम तो हो ही गए। अब ब्रायोफाइटा के अगर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं तो हमेशा ये देखना कि इनके एंड में IA लगा हुआ होता है। मार्केंशिया, फिनेरिया, रिक्शिया, IA। मार्केंशिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। तो लास्ट में IA लगा हुआ है। मैम मॉस में तो IA नहीं लगा हुआ है, मॉस का नाम याद रखना पड़ेगा, स्फैग्नम का भी। लेकिन ये रिक्शिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया लास्ट में इनके IA लगा हुआ है। ये हो गई ब्रायोफाइट्स की बात। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? क्लियर बच्चे? ओके। हाँ मॉस एक्सपेंड करेगा, क्यों एक्सपेंड नहीं करेगा? वो भी तो एक प्लांट है, वो भी तो ग्रो करेगा मेरे बच्चे। हाँ दोनों में हाइड्रा एग्जाम्पल है। अलग अलग सिचुएशंस में वो अलग अलग प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है। नवीन कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस्तेमाल करता है हाइड्रा। बढ़िया, ठीक है। चलो अब बात आ जाती है टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा के बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बार जड़ें आती हैं, सबसे पहली बार यहाँ पे लीव्स आती हैं, सबसे पहली बार स्टेम आती है यहाँ पे। तो इसीलिए वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। इतना पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ना था और कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे लिए खास। ये अच्छा तुमने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर डिस्कवरी पे कभी फॉरेस्ट में इस प्रकार के प्लांट्स देखे हैं? ध्यान से इस चीज को देखिए। ये देखे हैं तुम लोगों ने? इस प्रकार के जो फैले हुए रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें ना बीज दिखेंगे, ना इसमें फ्लावर दिखेंगे, ना फल दिखेंगे, बस ये इस प्रकार से फैले हुए हैं। ये टेरिडोफाइटा ही तो है। इनके पास सीड्स होते भी नहीं है, इनके पास फल फूल होते भी नहीं है बेटा। ये हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? फर्न बोला जाता है। फर्न क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। दीज आर टेरिडोफाइट्स। सब लोगों ने देखा हुआ है इनको, है ना। तो ये हैं टेरिडोफाइट्स। और क्या एग्जाम्पल है? मार्सिलिया। IA नहीं, EA है। EA है इसीलिए टेरिडोफाइट में है, ब्रायोफाइट में नहीं। तो ये हो गया आपका मार्सिलिया, है ना जी। एक सेकंड रुकिए जरा। चलो डन हो गया ये। अब बात आ जाती है इन तीनों को तो हम लोगों ने क्या बोला था? क्रिप्टोगैम्स बोला था, क्योंकि यहाँ पे सीड होते ही नहीं है ना। स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। टेरिडोफाइट्स का तो माइंड मैप बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल्स लिख लेना उसके, और कुछ भी नहीं है। अब देखो जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो हैं जिनमें सबसे पहले सीड्स आते हैं, लेकिन इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग यहाँ पे मौजूद नहीं होती, ठीक है।
अब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये वुडी होते हैं, ये पेरेनियल होते हैं यानी कि साल में 2 बार इनकी फसल आती है, और एवरग्रीन होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे पाइन का पेड़ हो गया, या फिर देवदार का पेड़ हो गया, या फिर साइकस का पेड़ हो गया। साइकस तुम लोगों ने देखा है, जैसे मेरे भी गार्डन में लगा हुआ था साइकस घर में। ये साइकस साइकस देखा है, गूगल पे दिखाती हूँ, तुम लोगों ने देखा हुआ होगा वो। गूगल बाबा, साइकस, ये देखा है लगा हुआ बहुत सारी जगह, ये है साइकस बेटा। तो ये भी क्या है, जैसा जिम्नोस्पर्म, साइकस हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। अब इसमें खास बात ये है बच्चे कि सबसे बड़ा जो दुनिया का पेड़ है, अब अगर मैं इस इंसान की बात करूं तो ये इंसान करीब होगा 6 फीट का, और ये जो पेड़ है ये इमेज में भी नहीं आ पा रहा है, इतना बड़ा पेड़ है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ जो है दैट इज रेडवुड सिक्विया ट्री, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ट्री कौन से फाइलम में आता है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अगर मैं सिर्फ पेड़ की बात नहीं कर रही, यहाँ पे अगर सबसे लार्जेस्ट एग की बात करूं, या सबसे लार्जेस्ट मेल गैमीट की बात करूं, या फिर सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल की बात करूं, तो वो भी आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर ही मिलते हैं, साइकस के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट जो भी मिल रहे हैं सब जिम्नोस्पर्म के अंदर ही मिल रहे हैं, इसीलिए कुछ खास हमें याद करने की, अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जिम्नोस्पर्म्स का एक छोटा सा माइंड मैप बनाएं। चलो लेट्स ड्रॉ। नेकेड सीड्स होते हैं यहाँ, ठीक है। और क्या पॉइंटर थे जिम्नोस्पर्म के कि इसमें जो पेड़ मिलते हैं वो पेरेनियल मिलते हैं, एवरग्रीन मिलते हैं, और वुडी मिलते हैं। बेसिकली इनकी जो पत्तियां होती हैं वो ऐसी चुभने वाली होती क्यों है, जैसे साइकस की जो पत्तियां होती हैं वो इतनी चुभने वाली होती क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा अडेप्ट किया है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। जैसे जो साइकस है उसको बार बार ना ऐसा पानी नहीं देने की जरूरत पड़ती, उसको आप हफ्ते में 1 आध बार पानी दो चल जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस प्रकार से अडेप्ट किया, उसने अपनी पत्तियों को इतना पतला बनाया है कि उसके स्टोमेटा से पानी का ज्यादा लॉस होगा ही नहीं, तो वो वाटर स्कार्सिटी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। सबके साथ यहाँ पे ऐसा ही सीन है। एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, साइकस, देवदार, पाइन, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब आगे बात क्या आ जाती है, लार्जेस्ट ट्री, रेडवुड सिक्विया, वो इसके अंदर आता है। उसके बाद में लार्जेस्ट एग यानी कि लार्जेस्ट फीमेल गैमीट, लार्जेस्ट मेल गैमीट, लार्जेस्ट ओव्यूल, सब हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। और ये तीनों किस में देखने को मिलते हैं, साइकस में, जिसको अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर बच्चे? ओके, डन। आगे बढ़ा जाए। अब बात करें उनकी जो खूबसूरता बढ़ा रहे होते हैं हमारे नेचर की, और इनके ब्राइट कलर्स और ब्राइट स्मेल बेसिकली पॉलिनेशन में मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन किसी को तोहफे के फॉर्म में भी जो फूल दिए जाते हैं यही तो है मेरे प्यारे फूलों के फूलों, क्या बोलूं तुम्हें। तो ये हैं फूलों वाले पौधे, यानी कि अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स यानी कि इकलौते जो कि फ्लावर्स, पौधा, मतलब पौधा एक ऐसा जो कि फ्लावर्स पैदा करता है। मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। तो
एंजियोस्पर्म्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं। कवर्ड सीड्स यहाँ पे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, यही फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों को पता है। अब इसके प्रकार समझो। देखो कोई भी बीज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चने का जो दाना है, चने के दाने को तुम ऐसे बीच में से तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा ना, दो हिस्से उसके होते हैं यूजुअली। और मटर को अगर ऐसे तोड़ो तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। चावल को ऐसे तोड़ोगे तो टूटेगा क्या? मैम उस पर हथौड़ा मारेंगे तो टूटेगा? वैसे नहीं, नॉर्मली बात करियो, नॉर्मली नहीं टूटेगा ना वो। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दो हिस्सों में नहीं टूटते। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने दो प्रकार के एंजियोस्पर्म्स की यहाँ पे बात करनी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था जब हम ऑक्सिन पढ़ रहे थे, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। तो वही है, यहाँ पे दो प्रकार हैं, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। ये कॉट क्या है? तो कॉट का मतलब होता है कोटाइलेडन। कोटाइलेडन का मतलब है जहां पे एक सीड में खाना स्टोर होता है। अगर इस प्रकार से दो कोटाइलेडन्स हैं, एक बीज को तोड़ा, दो हिस्सों में बट गया, तो डाइकॉट हो जाएगा। अगर एक ही है तो वो मोनोकॉट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए मोनोकॉट्स और वो वहां पे हो गए डाइकॉट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट अगर हम सीड नहीं देख पा रहे हैं तो कैसे करेंगे भैया? पत्ती देखकर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली पत्ती देखो, यहाँ पे जो हमें बारीक बारीक सी लकीरें दिखती है ना किसी भी पत्ती में, तो इस वाली पत्ती में ऐसी लंबी लंबी पैरेलल हमें लकीरें दिख रही हैं। इन लकीरों को बोला जाता है मेरे बच्चे विनेशन। वेन्स जैसा है ये, हमारे शरीर में जैसे वेन्स होते हैं वैसे वेन्स जैसा है, इसलिए विनेशन बोला जाता है। तो ये पैरेलल विनेशन हम लोगों को मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। पैरेलल विनेशन सीन इन मोनोकॉट्स जो भी होते हैं, ओके। उसके बाद में ये वाली पत्ती देखो जो यूजुअली हम लोगों को सब में देखने को मिलती है। यहाँ पे इस प्रकार से जाल फैला हुआ है। लास्ट हम लोगों ने जाल देखा था जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। न्यूक्लियस के आसपास जाल बिछा हुआ था, रेटिकुलम बोला था उसे, राइट। तो जाल को रेटिकुलेट ही बोला जाता है, रेटिकुलम ही बोला जाता है। तो ये कैसा वेनेशन है? ये है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये हमें कहां देखने को मिलता है? डाइकॉट्स के अंदर। पैरेलल वेनेशन एंड मोनोकॉट्स और रेटिकुलेट वेनेशन हम लोगों को डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है भैया। अब जड़ों के बारे में भी हम बता सकते हैं, जड़ों को देखकर भी बताया जा सकता है। यहां पे मोनोकॉट की जड़ बनाती हूं, डाइकॉट की। मोनोकॉट की जो जड़ होती है ना मेरे बच्चे, वो कुछ इस प्रकार की होगी, जहां पे बहुत सारे एक ही पॉइंट से ऐसे फाइबर्स निकले हुए होंगे, कुछ ऐसी जड़ होगी इसकी। इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट, ठीक है। लेकिन डाइकॉट की कैसी होगी? डाइकॉट में एक मेन रूट होगी, ठीक है, और इसी मेन रूट से बहुत सारे इस प्रकार के सेकेंडरी रूट्स निकल रहे होंगे। इसको बोला जाता है टैप रूट। ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में हमारा जो प्लांट किंगडम है वो हो जाता है स्वाहा, ठीक है। तो अब हम क्या क्वेश्चन करने लायक हैं? क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले तो एक रैपिड फायर करते हैं, चलो, जिसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दूंगी और तुम बताओगे कि वो कौन से फाइलम में आ रहे हैं। रेडी हैं? हाँ जी, करें एक रैपिड फायर। देखो तुम्हें एग्जाम्पल्स याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ओके चलिए, लेट्स सी। सबसे पहले आ जाता है एलओ जी। सबसे आसान से शुरुआत करें। अच्छा तुम क्या करना, मुझे यहाँ पे 6 लिखने देना, उसके बाद में तुम ऐसे लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जिम्नोस्पर्म है तो जी, उसके बाद में कोई अगर टेरिडोफाइट है तो टी, उसके बाद में थैलोफाइट है तो टी, ऐसे 6 मुझे एक साथ आंसर में लिख कर देना, एक एक का मत लिख कर देना, मुझे 6 लिख लेने दो यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगी तुम्हारे आंसर्स, कोई मतलब नहीं होगा। सनफ्लावर, कारा, मार्सिलिया, पाइन, अल्वा,
रोज। बताइए, छयों का एक साथ बताओ, कॉमा लगा लगा के। ओके, फिर मेरी बारी आएगी तो तुम चेक कर लेना। ओके, मेरी बारी। मैं बताती हूँ अब। सनफ्लावर एंजियोस्पर्म है, कारा थैलोफाइट है, मार्सिलिया ईए है तो टेरिडोफाइट हो गया, पाइन जिम्नोस्पर्म है, अल्वा दोबारा से थैलोफाइट है, रोज एंजियोस्पर्म है। चेक कर लीजिए, ATPGTA, ATPGTA, ठीक है, आ रहे हैं सही जवाब मेरे पास। ओके, बढ़िया। तो अब चलो हम एमसीक्यूज करने लायक हैं, यानी कि थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हमारी कंट्रोल में आ रहे हैं। एक और राउंड करें, 6 का, 6 प्लांट्स का एक और राउंड करते हैं। चलो, तुम उसमें दोबारा से बताओ मुझे, तुम्हें कितना याद हो रहा है। देवदर, स्पाइरोगायरा, फ्यूनेरिया, फर्न, मॉस, साइकस। ये लो, करो चेक। लिख ली? मेरी बारी। चलो अब चेक करना, ठीक है। देवदर, देवदर एक जिम्नोस्पर्म है, स्पाइरोगायरा थैलोफाइट है, फ्यूनेरिया आईए आया है, ब्रायोफाइट है, फर्न टेरिडोफाइट है, मॉस ब्रायोफाइट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। GTBPBG हाय, सही जवाब आए मेरे पास में। एलो जी, बताओ, इतना परेशान होते हैं कि एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, हो तो गए तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स याद। चलो, यानी कि कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहला, इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विच इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विच ग्रुप डज द फर्न बिलोंग टू। ये नहीं बता पाओगे, इतने सिंपल हैं। बिना ऑप्शंस के तुमने बता दिया तो ये तो और ही ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हो गया? ओके, चलो, सही जवाब हमारा क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फर्न्स आता है टेरिडोफाइटा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। हाय राम, फर्न तुमने जिम्नोस्पर्म में घुसा दिया है, सीड है नहीं उसके पास में। जबरदस्ती तुम ऐसे क्यों आगे पहुंचवा रहे हो? फर्न की बात कर रहे हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे दिखे थे, ये करोगे क्या? हाँ, इसीलिए पोलिंग करवानी जरूरी है, नहीं तो हम तो मैम एक दूसरे के आंसर देकर दे देते हैं जवाब। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन वैस्कुलर प्लांट का, यानी कि जिसमें अभी तक वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हुए हैं? बताइए। ओके, देखते हैं।
स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉस, 83.15%। शाबाश। मॉस क्यों जाएगा जवाब? क्योंकि मॉस इज अ ब्रायोफाइट। अगर नॉन वैस्कुलर की बात करें तो इसमें हमारे पास में एक तो थैलोफाइट्स आएंगे और एक ब्रायोफाइट्स आएंगे बच्चे, है ना। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में अभी तक वैस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में हुआ है। ऐसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू? थैंक यू। ओके, सही जवाब क्या जाएगा स्टॉपिंग द पोल? ऑप्शन नंबर बी, 93.09। सारे काइंड के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं एक एरिया में कितने हम लोगों को प्रकार दिख रहे हैं, वही बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहलाती है। ऑन व्हाट बेसिस डिड विटेकर क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स? किस बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया प्लांटी। रिफ्रेश कर लो बच्चे। बढ़िया। ओके, सही जवाब क्या जाएगा स्टॉपिंग द पोल? ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा सही जवाब जाएगा। अरे 88.89। बढ़िया। सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारे पास में आता है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज कमर्शियली यूज टू ऑब्टेन अगार? अगार यानी कि जिससे जेली बन रही थी, कौन सा था? ओके, सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? कमर्शियली यूज टू ऑब्टेन अगार जेली, जेली से नाम रिलेटेड थे। स्टॉपिंग द पोल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, 85.75। प्लांट किंगडम यहाँ पे हो जाता है हमारा स्वाहा। प्लांट किंगडम में किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी, सब सॉर्टेड। हमें थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके नाम भी अब याद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम नाम एकदम से हमें फॉरेन ऑर्गेनिज्म लगेंगे। तो क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है प्लांट किंगडम में, क्योंकि अब शुरुआत होगी एनिमल किंगडम की। आज थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे एनिमल किंगडम का, अगले लेक्चर में एनिमल किंगडम को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और डाइवर्सिटी को फिनिश करेंगे। क्लास में याद करने की कोशिश करी थी बच्चे। एग्जाम्पल्स की बात रही तो एग्जाम्पल्स रिविजन के साथ में याद होंगे। मुझे भी एक बार में याद नहीं हुए थे, है ना। रिवीजन के साथ में याद होंगे, 2-3 बार ऐसे पलट के देखोगे ना, आंखों के सामने से निकलेंगे तो अपने आप याद रह जाएंगे। अब एनिमेलिया, एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स होते हैं यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रोफिक, सारी फीचर्स हमारी फीचर्स हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत खास तो नहीं है। अब एनिमल किंगडम में हम लोग माइंड मैप की सहायता से पढ़ेंगे, लेकिन वो माइंड मैप मैं आज नहीं बनाऊंगी, वो आपके अगले लेक्चर में ही बनाऊंगी। आज मैं तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ जो उस माइंड मैप का हिस्सा होंगी, जो तुम्हें उसके लिए पता होनी चाहिए। बस वो कुछ टर्मिनोलॉजी 3-4 हैं, वो देख लो, उसके बाद में बिटारा खोलेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आ जाता है एक टर्मिनोलॉजी बॉडी सिमेट्री के हिसाब से। बॉडी सिमेट्री यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसको बीच में से तुमने ऐसे काटा तो तुम्हें 2 हिस्से इक्वल देखने को मिले हैं। यही अगर इस तरह से मैं काटूंगी तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा सेम है क्या?
नहीं, ऐसा सेम नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन है जिससे मैं इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूं। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको बोला जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म, बाइलेटरल सिमेट्री इसको बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई है जिसको मल्टीपल प्लेन से तुम काटो, जैसे पिज्जा की तरह है भैया, मल्टीपल प्लेन से काटो तुम्हें एक जैसे हिस्से देखने को मिलेंगे, तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। अब जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी उसमें वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो हमारे अंदर देखने को मिलती है वो एडवांस्ड फीचर है। हम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है ना, सबसे एडवांस्ड सोशल एनिमल्स, तो हमारे अंदर जो चीज देखने को मिलेगी वो एडवांस होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सी एडवांस सिमेट्री है भैया, ये बताइए, कौन सी है एडवांस सिमेट्री? ये चीजें तुम लिखते जाओ, है ना, टर्मिनोलॉजीज का अलग से मैं माइंड मैप नहीं बनाऊंगी, तो ये चीज साथ साथ में तुम लिखते जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। बाइलेटरल सिमेट्री हम कैसे हैं, किसी के भी शरीर को तुम ऐसे बीच में से काटोगे तो इक्वल हिस्से तुम्हें देखने को मिलेंगे, ऐसे काटोगे तो नहीं मिलेंगे, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री एडवांस सिमेट्री है। ओके, दिस इज एडवांस्ड। अगला टर्मिनोलॉजी आ जाता है जर्म लेयर। अब इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। स्टार्ट ऑफ कर रही हूं मैं कुछ देर के लिए। जर्म लेयर्स, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पनप रहा होता है ना, जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब उसके ऑर्गन्स नहीं बने होते हैं, तब सबसे पहले कुछ परतें आती हैं, कुछ लेयर्स आती हैं। उन्हीं लेयर्स से धीरे धीरे करके ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स आती हैं, उनसे सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 लेयर्स आती हैं, जिनसे पूरे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऐसे जिनके पास में सिर्फ 2 ही आते हैं, इसको यहां, हाँ, इस प्रकार से सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं। 2 ही लेयर्स हैं तो उनको बोला जाता है डिप्लो, डाई यानी कि 2, डिप्लोब्लास्टिक। ये लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। और अगर हम हमारी बात करें तो इसके ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की तरह हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसी 2 लेयर्स तो होंगी ही, लेकिन दोनों लेयर्स के बीच में एक एडिशनल लेयर भी यहां पे मौजूद होगी, बीच में सैंडविच की तरह। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, हाँ अभी ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से बीच में सैंडविच की तरह एक और लेयर मौजूद है। ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा, 3 लेयर से जहां फॉर्मेशन होता है, इनको बोला जाता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक क्यों? क्योंकि 3 लेयर्स हैं यहाँ पे। इन लेयर्स को बेटा जर्म लेयर्स बोला जाता है, यहीं से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। ओके, अब देखो मेरे बच्चे, ये जो बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली जो जर्म लेयर है, इसको बोला जाता है एक्टो, बाहर की तरफ है तो एक्टोडर्म, ठीक है। जो सबसे अंदर होती है वो अंदर की तरफ है, इसीलिए एंडोडर्म। और जो बीच में मौजूद है, मिडिल में मौजूद है, इसीलिए इसको बोला जाएगा मीजोडर्म। मिडिल में है ना, तो इसलिए इसको मीजोडर्म बोला है। यहां पे लिख देती हूं। तो ये 3 आपकी जर्म लेयर्स हो जाती हैं। तो ये दूसरी टर्मिनोलॉजी हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला आपका एडवांस्ड फीचर हो जाएगा। अब अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सीलोम प्रेजेंस। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, कैविटी की मौजूदगी, ठीक है। सीलोम यानी कि कैविटी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे शरीर की बात करूं तो हमारे शरीर में कैविटी है क्या? हाँ जी, खाली जगह है ना हमारे शरीर में, ये रही पूरी खाली जगह। इसी खाली जगह में तो हमारा ईसोफेगस, हमारा पेट, हमारी अंतड़ियां, सब यही तो मौजूद है इस खाली जगह में। यानी कि हमारे पास कैविटी है, यानी जिनके पास में कैविटी होगी वो सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे और उनको बोला जाएगा, सीलोम है उनके पास में, इसीलिए इनको बोला जाएगा सीलोमेट्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास में कैविटी नहीं होती भैया, बिल्कुल ही नहीं है कैविटी। अरे ये क्या हो गया भाई, ये ठीक है, पूरा यहाँ पे भरा हुआ है टिश्यू, कोई कैविटी मौजूद नहीं है, कोई जगह मौजूद नहीं है। सबसे लोअर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, इनको बोला जाएगा
एसीलोमेट्स, कैविटी नहीं है तो एसीलोमेट्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इन दोनों के बीच में आते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास में कैविटी है भी और नहीं भी है, यानी कि चिढ़ाने के लिए कैविटी इनके पास में मौजूद है, बीच बीच में ऐसे टिश्यू पड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत खाली जगह है, चिढ़ाने के लिए कैविटी है, यानी कि फॉल्स कैविटी है, इसीलिए इनको बोला जाता है सूडो यानी कि फॉल्स सीलोमेट्स, सूडो सीलोमेट्स, ठीक है। तो एक कैविटी के बेसिस पे 3 हो गए। सबसे एडवांस सीलोमेट्स यानी कि हम होते हैं जिनके पास में कैविटी मौजूद होती है। आखिरी टर्मिनोलॉजी आ जाती है सेगमेंटेशन, यानी कि शरीर में सेगमेंट्स हैं क्या, विभाजन है क्या। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं इस अर्थवॉर्म को तो ये ऐसे ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये टुकड़े देखने को मिल रहे हैं। किसी में भी अगर ऐसे टुकड़े हुए यानी कि वो सेगमेंटेड है, नहीं तो नहीं है। कौन कौन सेगमेंटेड होता है ये हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये चारों टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर हैं। सबसे पहला हम लोगों ने बॉडी सिमेट्री देखा, फिर देखा डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स, सीलोम यानी कि कैविटी के प्रेजेंट सीलोमेट्स, एसीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स और आखिरी में सेगमेंटेशन। ठीक है, क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, अरे शाबाश। तो अब जरा लीडर बोर्ड देखें। अब यहाँ पे अपने नंबर मत बताने लग जाना, पहले ही मैंने बोला था जो टॉप 10 है सिर्फ वही बता सकते हैं यहाँ पे। नीरज, हर्ष, यशी, सचिन, चेतना, प्रिंसी, आर्यांश, गोविंद, साक्षी और हर्षिता 5 on 5 सही है विद लीस्ट एवरेज टाइम 1.14 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, पिटारा देखते हैं आज का। ओके, रुको जाओ, अब रैंकिंग वैंकिंग मत बताना, नंबर वंबर मत बताना, रुको जाओ, अभी रुको जाओ, धब जाओ। अरे मामा ऐसे कैसे रुक जाएंगे, हम तो रैंकिंग बताएंगे, आप तो बोलती रहो। रुको जाओ, अभी भी बोल रही हूँ, जिससे मैं ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का पिटारा, सही बता रही हूँ, तुम्हें बहुत काम आएगा ये। रुक गए तो मैं बढ़ूं आगे। और भाई चलो ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। तो आज का जो हमारा पिटारे का टॉपिक है दैट इज मेमोरी। यानी कि हमारी याददाश्त। अच्छा, तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने आज तुम लोगों को ये एग्जांपल्स वगैरह बताए। तुम अगले हफ्ते अगर मैं ये तुमसे पूछूंगी और तुमने रिवाइज अगर नहीं किया होगा तो ये एग्जाम्पल्स तुम भूल सकते हो थोड़े थोड़े। लेकिन अगर मैं तुमसे कोई केके का गाना पूछूं पुराना, है ना, दिल इबादत कर रहा है, आगे बोलो, अभी गा दोगे पूरा गाना, गा पूरा पूरा का पूरा एक एक शब्द गा दोगे तुम उसका, जबकि रिविजन भी नहीं किया तुमने। एक आध साल पहले भी अगर वो गाना सुना होगा तो भी तुम उसको बता सकते हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो इस चीज को सुनो जरा, समझो जरा, ब्रेन की तुम्हारा मैकेनिज्म कैसा है। तो बहुत साल पहले एक इंसान को एपिलेप्सी हुआ था। तो एपिलेप्सी के लिए उसका एक ऑपरेशन हुआ और वो एक पर्टिकुलर पोर्शन निकाला उसके दिमाग का, और उस पोर्शन को निकालने के बाद में उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई यानी कि उसको कुछ याद नहीं था, उसको पुराना कुछ याद नहीं था, उसने आज सुबह क्या किया था उसको ये याद नहीं था। तो अब सब लोगों को, साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्चुअल में मेडिकल फील्ड में ये पता चला कि मेमोरी आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा संभाल रहा है। तो बेटा फोरब्रेन में एक हिस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम, उसमें हिप्पोकैम्पस होता है। क्या बोला मैंने? हिप्पोकैम्पस। ये एरिया होता है जो आपकी मेमोरी को संभाल रहा होता है, जो भी आपके साथ में घट रहा है वो सारा ये संभाल रहा होता है। हिप्पोकैम्पस के जस्ट पास में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोला जाता है अमिगडाला, और अमिगडाला आपके इमोशंस वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। तो पता है, अगर मैं आपसे बात करूं आपकी याददाश्त की, तो आपको अपने जीवन की वो वाली चीजें बहुत अच्छी तरह से याद होंगी जो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से अटैच्ड हैं, या फिर वो आपके विजुअल, आपने उनको
आंखों से देखा हुआ है या फिर कानों से अच्छी तरह सुना हुआ है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है, क्योंकि जब कोई भी चीज इमोशनल होती है या विजुअल वाली होती है या ऑडिटरी रिलेशन वाली होती है, ये आपके हिप्पोकैम्पस को साथ में अटैच कर लेगी, तो आपकी मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक लड़की बताऊं जो दुनिया की सबसे ज्यादा मेमोराइज करने वाली लड़की है, तो उसका एक इंटरव्यू हुआ, उसको 10 मिनट दिए गए और 500 तीन डिजिट वाले नंबर दिए गए और उसको बोला 10 मिनट में ये सारे नंबर को याद करो क्रम एकदम जमाते हुए। तो उसने याद कर लिया, उसने सारे नंबर सुना दिए। फिर उससे ये पूछा गया कि तुमने ऐसा किया कैसे, कुछ तो ट्रिक होगी। तो अब मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ उसकी। उसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास में शब्द थे 1 5 8 3 6 8 इस प्रकार के, ठीक है। तो उसने इनको अल्फाबेट्स दे दिए। जैसे अगर 1 को वो ए समझ रही है और 5 को वो एस समझ रही है, 8 को वो के समझ रही है और उसके बाद में 3 को वो बी समझ रही है, 6 को वो कुछ समझ रही है, मतलब कुछ भी आस्क, और इनको फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ रही है। वैसे 8 और 8 के होना चाहिए, लेकिन उसने इस प्रकार से सबको वर्ड्स दे दिए। अब उसने इमेजिन करना शुरू किया, उसने कहानी बनानी शुरू करी इसके साथ साथ में कि भैया अगर कोई पार्क में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टर्म था जिसका मतलब था पार्क, उसके अगला जिम, उसके बाद में अगला वर्क, तो उसने कहानी बनाना शुरू किया और 500 लेटर्स 500 जो नंबर्स थे ना, उनसे एक पूरी कहानी बना ली। तो वो दोबारा से कहानी ही तो दोहरा रही थी, उसके लिए कितना आसान हो गया। तो इस प्रकार से उसने जो नंबर्स थे उनको अपनी विजुअल मेमोरी से कनेक्ट किया, उसको अपनी इमोशनल मेमोरी से कनेक्ट किया, ऑडिटरी मेमोरी से कनेक्ट किया और उसकी याददाश्त यहाँ पे तेज हो गई। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी एक बैच में, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शंस बता रही थी। तो वहां पे मुझे उन लोगों को बताना था क्लोर अल्कली प्रोसेस जो होती है, जो NaOH की फॉर्मेशन की होती है। तो उसमें मैंने इस प्रकार से बताया कि भैया पानी में नमक घोलो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालो तो 3 बच्चे पैदा होंगे। पानी में नमक घोला यानी कि NaCl प्लस वाटर जब मिलता है तब इलेक्ट्रोलाइसिस की सहायता से NaOH, क्लोरीन और H2 बनता है। तो अगर इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, मैंने एक कहानी बना के उनके सामने डाल दी, अब वो कभी नहीं बोलेंगे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में कौन सी कहानी थी। इसी प्रकार से मैंने HNO3 की कहानी उन्हें बताई कि HNO3 में पहले अमोनिया को एक बंद कमरे में डाल दिया जहां पे बहुत ज्यादा तापमान था, फिर वो बाहर निकला, फिर उसने सांस ली, तो किस किस चीज से क्या क्या चीज बन रही है। या फिर मैंने उन्हें अमोनिया की हेबर्स प्रोसेस बताई थी, जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उनकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं आयरन का डंडा लेकर। तो इससे क्या समझ में आया, जबरदस्ती यानी कि हाई प्रेशर में, बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है हेबर्स प्रोसेस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, आयरन का डंडा यानी कि आयरन कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो हर एक चीज में अगर हम कहानी बना लेंगे तो हमारे लिए चीजों को कितना आसान हो जाएगा याद करना। तो उसी प्रकार से जब भी तुम किसी भी चीज में अटको ना, जितना बुरा सा बुरा एग्जाम्पल तुम बना सकते हो उतने बुरे एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बनाओ, जितना बुरा बना सकते हो, जितना फनी बना सकते हो, याद रहेंगी चीजें तुम्हें इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मतलब ये मैं हमेशा से बोलती हूँ, ये मशीन भगवान ने तुम्हें बनाकर दी है, तुम इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो, किस प्रकार से कितना ज्यादा इस्तेमाल करना है इसको सीख जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? तो टिप्स एंड ट्रिक्स निमोनिक्स का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस अमिगडाला से कनेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी तरह से आपको रिटेन कर पाएगी मेमोरी आपकी, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं घुसाई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आज मैं उन लोगों को ये समझा रही थी तब मुझे ये आया याद कि मैं तुम लोगों को आज पिटारे में मेमोरी से रिलेटेड बताऊंगी, क्योंकि वहां पे मेमोरी से रिलेटेड जब मैंने उन्हें बताया था तब सारे बच्चों के सारे क्वेश्चंस इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रोसेसेस होती है उनसे सही हो गए थे। अगर मैं उनको नॉर्मली ऐसे बताती कि ये है सॉल्वे प्रोसेस, ये है हेबर्स प्रोसेस, ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो उनको बोरिंग लगता, सो जाते, कुछ समझ में नहीं आता। इससे क्या हुआ, चीजें इंटरेस्टिंग भी हुई, याद भी रहती हैं। ओके चलिए ठीक है। तो चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से रिलेट किया करो, याद रहेंगी, हंसी भी आएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, याद भी रहेंगी बढ़िया तरीके से। ओके बच्चे, तो बेटा दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, बेच खाए हो क्या दिमाग? हाँ, बहुत महंगा बिचेगा वैसे भी तुम्हारा दिमाग बेटा, जो भी बोल रहे हैं ना बहुत महंगा बिकेगा, इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी, एकदम फ्रेश पीस रखा हुआ है, तो बेचो जरा दिमाग, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं।
चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट a healthy mind resides in a healthy body. So take care everyone. Signing off till then. Bye bye. Jai Hind and Vande Mataram. Keep studying, keep learning, keep revising and respect your parents. Bye bye.